धनंजय जी, एक तो सबसे पहले आप जरा भदेश का मतलब सबको समझा दीजिएगा, क्योंकि भदेश का मतलब आप देसी भाषा है, इसको आप ठीक से समझा सकते हैं। दर्शकों का थोड़ा सा ज्ञान हम लोग इस भाषा का ज्ञान भी करते चले। मुझे दूसरी चीज ये बताइए कि ये जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, उसका इफेक्ट तो दिख रहा है। जिन जिन राज्यों से गुजरी है भारत जोड़ो यात्रा, वहां पे इसका इफेक्ट इस समय भी दिखाई दे रहा है। आज तेलंगाना या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या राजस्थान में एक बड़ा कारण भारत जोड़ो यात्रा भी रहा है। और वहां से जिसको कहते हैं ना कि जैसे एक, आप उसको संजीवनी बोल लीजिए, लाइफलाइन बोल लीजिए, वहां से कांग्रेस के रिवाइवल का एक टर्निंग पॉइंट तो वो था ही। मुझे एक दूसरी चीज भी बताइए, जैसे वोट मोदी जी के यहाँ 37% मिलते हैं, 63% लोग मोदी जी की योजनाओं या उनकी नीति या उससे प्रभावित नहीं होते हैं, उसके अगेंस्ट होते हैं। तो ये वाला अनुपात तो ऑफिसर्स में भी होगा। तो ये जो ऑफिसर्स को भेज रहे हैं, क्योंकि मुझे अब कुछ ऑफिसर्स मिलने लगे हैं जो साथ में ही आके कहते हैं अरे क्या बताएं, बोल नहीं सकते हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये कहीं उल्टा तो नहीं होने लगेगा, ये जो 67% जा जाके मोदी जी की पोल तो नहीं खोलने लगेंगे इस यात्रा से? ये इसका इफेक्ट उल्टा भी हो सकता है, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं। धनंजय जी, और भदेश भदेश भी बता दीजिएगा। भदेश भदेश को तो ऐसे बताएं कि भदेश जो है, हम लोग गांव के लोग हैं। गांव के लोग मतलब होता है कि आवरण में नहीं जीते, जो कि भाषा का जो संस्कार होता है उससे हट करके हम जब एक गवई भाषा में बोलते हैं, थोड़ा सा उसको उज्जड भी बोल सकते हैं कि थोड़ा बिना लिहाज वाली भाषा बोल दी हमने, तो उसको भदेश बोलते हैं आमतौर पे, जो बुरा लगे आपको। जैसे अगर पति, एक उदाहरण दूं कि अगर ये बोलते हैं कौन है, तो बोले हमारे हस्बैंड है, तो हमारे गांव बोले कौन है, बोले इनकर भतार है, तो उसको समझ लीजिए कि आप जो है वो भदेश जैसा वो टच आ जाएगा, जो आपको फैमिली में बैठकर सुनने में थोड़ा सहज नहीं लगे, अच्छा नहीं लगे, क्योंकि मर्यादा की बात करते हैं तो मर्यादा से अलग है। या समझिए कि भोजपुरी गानों को आप देख लीजिए, वो भदेश है, भोजपुरी गाने जो आमतौर पे आते हैं उसको। अब आए जो आपने रथ की बात की, मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे महाभारत याद आ रहा था, जो सीरियल बना था, बी आर चोपड़ा जी ने बनाया था। क्या अच्छा दृश्य अगर बनता। आजकल तो विजुअल मीडियम का जमाना है कि आगे आगे जो है था ना कि आगे सेनापति के तौर पे जो है खुद भीष्म पितामह रथ पे सवार है, उनके पीछे जो है फलाना है, उनके पीछे फलाना है, उनके तो आगे नरेंद्र मोदी है, उनके पीछे लेफ्ट साइड जो है राजनाथ सिंह है, राइट साइड जो है दूसरे रथ पे सवार है वो अमित जी हैं, उसके बाद इस तरफ पीयूष गोयल सवार हैं, इधर स्मृति ईरानी सवार हैं, और ये रथ जो है पूरे दुनिया भ्रमण पर निकल जाता है कि देखिए हमने हिंदुस्तान को कहां पहुंचा दिया। तो ये ज्यादा अच्छा होता, और भारत सरकार को इसका खर्च पूरी पार्टियों को मिलकर के देना चाहिए, ताकि आप जाइए पूरी दुनिया घुमा आइए ये रथ को, ताकि रथ का मतलब जो है दुनिया समझे। और ये लगेगा क्या विलक्षण है, अब तक दुनिया में किसी ने किया नहीं कि पूरा मंत्रिमंडल रथ लेकर के निकल गया, गांव गांव शहर शहर समुद्र पार चला गया। वो अभी तो रोड बन ही रहा है ना, समुद्र पे रोड बना रहे हैं, तो उसके रास्ते भी निकल जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा, मैं ये बोलूंगा। अब मैं भाई एक बात कहूं कि अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि मोदी जी ने कहा कि हम मोबाइल के निर्यात में, 6G के निर्यात में, जो अब तक तो 5G हम सुनते रहे, 6G में भारत अव्वल नंबर पे आएगा। अब मैं ढूंढ रहा था पिछले 1 घंटे से कि भारत कौन सा मोबाइल बनाता है जिसको जो है भारत में ही खरीदा जाता हो। निर्यात करने की बात तो बहुत बड़ी रही, मुझे दिखाई नहीं पड़ा जिस मोबाइल का नाम है वो कोई खरीदता हुआ मुझे दिखा नहीं। ज्यादातर जो मोबाइल हमारे आसपास खरीदे हुए लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, एप्पल खरीदते हैं, बाकी लोग ओप्पो खरीदते हैं, वीवो खरीदते हैं, MI खरीदते हैं, यही से मोबाइल चल रहे। अब कौन मोबाइल ये बेच रहे हैं ये मुझे नहीं पता। खैर, जी न्यूज को भी एक देख रहा था, जी बिजनेस, उसमें भी उससे आगे लिखा नहीं, 4 लाइन के अलावा आगे कुछ दिया नहीं। तो ये जो है ढोल, झूठ, ढोंग कितना प्रचारित करोगे। मुझे तो कई दफा लगता है कि नैतिकता का इतना लोप हो गया है। हमने बचपन में पढ़ा था कि जिसका चरित्र चला जाता है उसका सब कुछ चला जाता है। ये चरित्र विहीन लोगों का जमघट हो गया है, दुख के साथ करना पड़ रहा है। अब देखिए कि मुख्यमंत्री हैं हमारे देश के, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश की सड़कों पर कुत्तों से ज्यादा ईडी के लोग घूम रहे हैं। अब बतलाइए, ईडी एक जो है एक एजेंसी है जो जांच करे कि पैसों के घोटाले में, घपले में, गड़बड़ी में कौन है। उसकी अगर तुलना अगर कुत्ते से की जाए, कितनी भयावह है। और वो भी उन कुत्तों से की जाए जो बहुत पैसे में, डॉबरमैन और पता पता कौन कौन कुत्ते हैं जिसको
लोग अपनी गोद में लेके चलते हैं तो बात आ जाए, ठीक है चलो यार, वो गली के कुत्ते की बात कर रहे हैं। तो ये कितनी विडंबनापूर्ण स्थिति है कि हमारे देश में इस तरह भदेश, जो आपने कहा ना, ये भदेश है कि ईडी के अधिकारियों को कहा जा रहा है, और ईडी के अधिकारियों को शर्म नहीं आएगी, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि वो जो है एकदम तैयार हैं कि मैं आपका रथ, आपका कपड़ा पहन के, आपकी बयान मुंह में लेकर के नाचने के लिए तैयार हूं, पैसा दीजिए मैं नाचूंगा। हमारे देश के आईएएस आईपीएस या इतने बड़े बड़े अधिकारी जिनको कहते हैं कि स्कॉलर्स हैं, मतलब आईएएस सुन करके आदमी को गर्व होता है कि हाँ मैं कलेक्टर बनूंगा। बच्चों से सवाल कीजिए गांव में, तो बच्चे क्या बनोगे, बोलेगा मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, आईआरएस बनूंगा। उस तरीके के अधिकारी इतने निचले स्तर पर आ गए कि उनको पान वाला बोलने लगे, गाली देने लगे, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है इसमें तो कोई। और ये इतिहास में लिखा जाएगा कि मोदी नाम का एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ भारत में जिसने तमाम लोगों की इज्जत को फलूदा बना दिया, किसी की इज्जत को नहीं छोड़ा, न राष्ट्रपिता की इज्जत। अभी एक और देख रहा था, अभी देखिए कुछ साधु जैसा ड्रेस पहना हुआ है, कौन भगवान कौन जोगी है मालूम नहीं, वो बोल रहा है कि गद्दार था वो एपीजे अब्दुल कलाम। बताइए, 1000 जिहादियों से ज्यादा खतरनाक था एपीजे अब्दुल कलाम। किसकी इज्जत छोड़ी इसने, और ये बड़ा गर्व से बोलते हैं। अभी अभी जो कतर का जिक्र कर रहे थे, वो क्या 1 साल से उसको फांसी की सजा सुनाई गई है, 1 साल से केस चल रहा है। आप क्या 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 बना रहे थे आप कतर के साथ, आप क्या करोगे? तो ये तमाम चीजों पे जैसे मैंने लाइन कहा ना कि जिसका चरित्र चला जाए उसका सब कुछ चला जाता है, ये ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने भारत का चरित्र खत्म कर दिया। इतने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और अच्छी बात है, हम तो कहते हैं 25 साल मोदी जी और रहे, लंबी उम्र पाए, और प्रधानमंत्री तब तक रहें जब तक इनके हाथ पैर काम करते रहें, प्रधानमंत्री रहें, देश को जो है आकाश में पहुंचाएं, चांद पे भी झंडा लगा दे, जो 4 रात लेकर के चांद पर भी घूमे और चांद को बताएं कि तुमको लोग देवता मानते रहे, देखो ये कहें, क्या दिक्कत? अभी राम मंदिर बनाया ना, राम मंदिर का रथ लेके घूमे, ये राम जी को पीछे बिठा दे, खुद आगे चले, और मंदिर का एक रूप बना दे, और गांव गांव लेके चलना चाहिए कि देखो मैंने राम लला का मंदिर बनाया है, तुम्हारा भी एक दिन घर बनाऊंगा। और हर नागरिक के भीतर जो है एक सपना रोप दे। और हम भारतीय तो सपना खरीदने में बहुत मास्टर है। हर साल हम अपने पिताजी की मृत्यु के बाद जो है सपना लेके चलते हैं कि हम जो वहाँ तर्पण कर रहे हैं, जो हम दान दे रहे हैं, वो हमारे पिताजी तक पहुंच रहा है। स्वर्ग खरीद रहे हैं ना हम लोग, सालों से, हजारों साल से स्वर्ग खरीद रहे हैं, पता नहीं अभी कितने हजार साल हम स्वर्ग खरीदेंगे। तो इसलिए मोदी जी जैसा उत्तम प्रधानमंत्री इस देश को मिल नहीं सकता। और मैं भारत की जनता से निवेदन करूंगा कि 2-4-50 साल और इनको रखिए, आपको सब जो है ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इससे दिव्य ज्ञानी तो कोई हो नहीं सकता। बताइए, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में इस तरह की भाषा बोली जाती है, नेहरू के बारे में बोली जाती है, गांधी के बारे में बोली जाती है, किसको छोड़ा? एक आध नाम लीजिए किसको छोड़ दिया इन्होंने। तो अब क्या कहिएगा, अक्ल पे पत्थर नहीं पड़ा है, पता नहीं अक्ल पे पहाड़ पड़ गया है। इस देश के अक्ल पे पहाड़ पड़ गया है, और ये अक्ल पे जो पड़ा पहाड़ कैसे हटेगा ये मुझे नहीं मालूम है। आनंद भाई साहब, आप लोग अनुभवी आदमी हैं। हालांकि मैं डिप्रेस नहीं होता हूँ, मुझे मालूम है कि करवट लेते रहते, हम सोते हैं तो करवट बदलते हैं, करवट तो बदल ही लेगी, हमारे कहने से कुछ होगा ना, मोदी जी के कहने से होगा। कितने भी शक्तिशाली हो, 5 राज्यों के चुनाव जो होने वाले हैं वहां पता चल रहा है कि मोदी नहीं तो कौन, सब लोग कर रहे हैं मोदी से बढ़िया राहुल गांधी, तो कौन? तो खत्म, सवाल ही खत्म हो गया, सवाल का जवाब आ गया। और राहुल गांधी से लगातार डर रहे हैं, राहुल गांधी से नहीं डरते तो पूरी बीजेपी 10 साल की सरकार अगर उपलब्धि बोले, मुझसे पूछे कि 10 साल की सरकार में मोदी जी की उपलब्धि क्या है, तो मैं बोलूं मोदी जी ने जितनी गालियां दी है, दिलवाई है राहुल गांधी को, दुनिया में इतनी गाली किसी को नहीं पड़ी जितनी राहुल गांधी को गालियां इन्होंने दी है और दिलवाई है। आप इतिहास लिखिएगा तो किताबें भर जाएगी, मोदी जी ने जितनी गाली दी है खुद, जितनी दिलवाई है अपने नेताओं के द्वारा, ईडी के क्या कहते हैं ये इनके जो आईटी सेल है उनके द्वारा, और भक्तों के द्वारा। ये ऐसा इतिहास दुनिया में कहीं नहीं लिखा गया, इतनी गालियां। वो मैं बार बार पढ़ता हूँ वो कहानी कि सिकंदर जब पोरस उसको सामने लाया गया तो सिकंदर ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या बर्ताव किया जाए, तो उसने कहा कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ बर्ताव करता है। राजतंत्र की कहानी है जिसको पढ़ा जाता है। ये लोकतंत्र है जहाँ लोक बड़ा है, जनता बड़ी है। आपको अगर 22 करोड़ लोगों ने वोट दिया है तो उसको भी 12 करोड़ लोगों ने वोट दिया।
उसके साथ आपने क्या किया? क्या इस अपराध को कोई देश की जनता जिसके अंदर थोड़ी सी अक्ल है वो क्षमा करेगा? आपने उसको पप्पू बनाया, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, और आपने संसद में किसी को नहीं टिकने दिया। रीजनल पार्टियों को आप अभी क्या बोल रही है ममता बनर्जी? किसी एजेंसी की मर्यादा रखी आपने? कल को आपके खिलाफ यही एजेंसी लगेगी, कौन बोलेगा आपके आपके प्रति हमदर्दी कहीं से आएगी? कोई रास्ता छोड़ा? जब कहे कि नहीं कांग्रेस पार्टी, कल कांग्रेस पार्टी आएगी, अगर यही सेम रिपीट कर दे तो क्या होगा? मैं तो विरोध में खड़ा होऊंगा उस दिन कांग्रेस पार्टी के कि आप बदमाशी मत करो। वो गधा है तो आप भी गधा बनोगे। ये कहना पड़ेगा हमारे गांव में ये भदेश है, हमारे गांव में ऐसा बोलते हैं, वो पागल है तो तुम भी पागल बन जाओगे, मत बनो। तो आपने भदेश छेड़ दिया, मैं एकदम गवई हो गया हूं और भदेश भाषा में बात कर रहा हूं। ये भदेश से भी नीचे है। ये जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, भदेश भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते जो भदेश लोग होते हैं। आप भिखारी ठाकुर के नाटक देखिए, अब तो भोजपुरी भाषी आदमी है। भिखारी ठाकुर को कहा जाता है कि वे एकदम जो है थोड़ी हल्की भाषा भी बोलते हैं। उनके नाटकों में भी इस तरह के शब्द नहीं, जो जिस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह का वो कौन कौन टीवी चलाता है, जिस तरह की भाषा बोलता है। आपने सबका मजाक बना दिया। इतना मजाक तो जो है अच्छा नहीं हो। कल आपके लोगों की, आप जिसको आदर्श मानते हो, उसकी कौन इज्जत करेगा? जब मेरे पिताजी को आप गाली दोगे तो मैं आपके पिताजी के चरण छू करके प्रणाम करूंगा क्या? इज्जत तो तभी ना होगी जब आप मेरे पिताजी को प्रणाम करेंगे। मैं भी आपके पिताजी को बोलूंगा, भले थोड़े कम पढ़े लिखे में बोलूंगा, लेकिन चाचा जी हमारे, चाचा जी प्रणाम। आप मेरे पिताजी को गाली दोगे और मैं आपके पिताजी को बोलूंगा, अरे बाप महान व्यक्ति है, कितना बढ़िया पुत्र पैदा किया आपने जो मेरे पिताजी को गलिया रहा है, ऐसा बोलूंगा मैं आपको? इतनी शर्म आपको नहीं है, इतना आपको एहसास नहीं है? आप कैसे नेता हो यार आप लोग? क्या आप ही खाली गाली दे सकते हो? मैं जो बोल रहा हूँ खाली मैं ही बोल सकता हूँ? मीनू जी मुझे गाली नहीं दे सकती हैं? तो हम एक दूसरे का लिहाज करते हैं। लिहाज क्या है? लिहाज क्यों शब्द बना? लिहाज बना है कि मैं आपका सम्मान करूं, आप मेरा सम्मान करूं। यही लोकतंत्र भी है, यही मनुष्य होने का मतलब भी है। कुत्ते भी दो रहते हैं ना, तो दो आपस में कुत्ते एक दूसरे की मदद करते हैं, खेलते हैं उनके साथ, वो भी लड़ते नहीं रहते हैं उनसे। बाहर से कोई कुत्ता आ जाए तो लड़ लेते हैं। आपने तो घर में भी बैठकर, संसद में भी बैठ के वही कर रहे हो, सड़क पे वही कर रहे हो। एक अच्छा काम नहीं किया लोगों ने, और खाली झूठ बोलते हो आप। अभी पिछले दिन, मैं लास्ट लाइन बोल रहा हूँ भाई साहब, पिछले दिन मैंने पढ़ा, उन्होंने चिट्ठी, हमने इस पर प्रोग्राम किया, उन्होंने चिट्ठी मध्य प्रदेश में सर्कुलेट की। उस चिट्ठी में लिखा है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया मनमोहन सिंह का काल। और हमने देखिए डबल इंजन की सरकार ने क्या किया। मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल रही। 2003 में आर्थिक विकास की दर क्या थी मध्य प्रदेश की? 4% के आसपास, 2003 के आसपास में। 2014 में जब ये आए थे प्रधानमंत्री बनके, तो मध्य प्रदेश की विकास दर थी 14%। आपके 10 साल में 16% हुई है, मतलब 2% बढ़ी है। तो उस समय सौतेला व्यवहार कर रहा था, आप जो है बड़े प्यार वाला व्यवहार कर रहे हो। काहे के लिए इतना झूठ बोलते हो यार? कोई पढ़ा लिखा आदमी आपका सम्मान करेगा क्या? मुझे ये बोलते हुए भारी अफसोस हो रहा। मेरी कोई दुश्मनी थोड़े, मेरा घर थोड़े कब्जा किया है बीजेपी के लोगों ने। कब्जा कर भी ले तो ले जाओ यार, क्या करना है मुझे? मैं कौन जिंदा रहूंगा 2-4 हजार साल? तुमको अगर 2-4 करोड़ का संपत्ति बना लेने के अगर रहना है 2-4 हजार साल तो रहो। मैं तो देखता हूँ कि लकवा मार गया था उनको भी, जो बहुत बड़े व्यापारी थे। हमारे गाँव में भी मंगरू राम को लकवा मार गया, घसीटते थे पैर से। तो ये समझना बड़ा जरूरी है। धर्म की दुहाई देते रहते हो कि आप पुण्य करो, आप अच्छा काम करो, सारे धत्कर्म कर रहे हो यार। धर्म को भी बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया। रामलला खाली आपके हैं, मेरे रामलला नहीं है। क्या कर रहे हैं आप जो कर रहे हैं, आप पे आपकी ही औलादें कल थूकेंगी, ध्यान रखिए जी। मैं धनंजय जी बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय हो चुका है। एक हमारे मुकेश गादवी जी हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो 8 नौसेना के अधिकारियों को अगर मोदी जी वापस लाने में कामयाब होते हैं तो इसे राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे, और शायद मुझे लगता है ये प्री प्लानिंग हो सकती है। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, जितनी मेरी समझ है, कतर के साथ आप इस तरह की प्री प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। कतर, याद करिएगा, वही देश है जहां पे नूपुर शर्मा के उसमें उसने भारत के यहाँ डिप्लोमेटिकली विरोध दर्ज किया था, एक्सपेल करवाया था और माफी मांगने के लिए कहा था। तो मुझे नहीं लगता है कि कतर जैसे देश को, जहां मतलब उसमें आप मोदी जी ये सब काम छोटे मोटे देशों में ये कोई देश करता नहीं। हर देश को अपनी इज्जत भी प्यारी रहती है। तो वापस लाने में कामयाब होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है। धनंजय जी एक बहुत छोटा सा, क्या ये जो 8, क्योंकि बहुत लोग इस बात को कह रहे हैं 8 नौसेना के अधिकारी जो उसमें हैं,
वो जब कतर ने उनको अगर मृत्युदंड दिया गया है तो वो बहुत सोच समझ के बिना फ्रिवलेस चार्जेस पे नहीं दिया गया होगा, वो एक बड़ी चीज है। मैं इसमें एक बात कहूं कि कतर हो या अमेरिका हो या रसिया हो या चीन हो या हिंदुस्तान हो, नैतिकता किसी के पास नहीं। वो ढोल पीटते रहे। इजराइल जो कर रहा है फिलिस्तीन में, कौन सा देश उसको नैतिक बता रहा है? कतर क्या बोल रहा है उसके बारे में? कतर गया लड़ने के लिए, उसने विरोध जताया कतर ने। सब नैतिकता विहीन लोग हैं। धर्म के नाम पर जितना ढोंग कर सकते हैं वो सारे देश यही कर रहे हैं। उनको अपनी अपनी सुरक्षा, अपनी गद्दी, अपने बच्चे, सबको यही प्रिय है। और मैं तो अब लास्ट बोलना है तो मैं बोलूँ, एक निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को, कि अभी जो वो जनवरी में अयोध्या का मंदिर जो है उद्घाटन उसका कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, प्राण वहां प्रतिष्ठा, प्राण उस दिन से प्रतिष्ठा भाई। प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। अब एक और बिल ला दे वो, अभी जो शीतकालीन सत्र, कि हर महीने हर नागरिक को अयोध्या के मंदिर दर्शन करने जाना पड़ेगा। जो नहीं जाएगा उसको कई सारी योजनाओं से वंचित किया जाएगा। धर्म ऐसे नहीं मानेंगे लोग। हमारे हिंदू बहुत विधर्मी है, मोदी जी की तरह धार्मिक है नहीं। इसलिए ये लॉ लाना चाहिए उनको कि हर व्यक्ति को देश में जो हिंदुस्तान में है उसको हर महीने मंदिर जाना होगा, रामलला के दर्शन करने होंगे। ये अनिवार्य किया जाना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा, अगर ऐसा करते हैं तो मैं हर साल उनको वोट दूंगा, हर बार उनकी तारीफ कर, जय जयकार करूंगा रोज चैनल पे आकर के। आप